हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कलीवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट किए थे। उससे पहले बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब हम बात कर रहे थे कि भाई इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की पोजीशंस क्या होती हैं, क्या क्या इनकी लोकेशंस होती हैं एटम्स के अंदर, कहां कहां पर होते हैं ये। तो इसके लिए सबसे पहला मॉडल हमने स्टडी किया था थॉमसन मॉडल। याद है सबको? थॉमसन साहब क्या कह के गए थे? बहुत ब्रीफ में बात बोल के गए थे। थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है पूरा एक स्फेरिकल मास है, गोला है पूरा का पूरा, मास है पूरा का पूरा, और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसके अंदर अलग अलग लोकेशंस पे, कहना चाहिए एक तरह से धसे हुए हैं। पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स होते हैं उस तरीके से हैं। अब उसके बाद बेटा हमने स्टार्टिंग किया था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के हम एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन कर चुके थे कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की थी, बमबारी की थी। किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल, या गोल्ड की जगह बेटा ऐसा है कि कुछ और भी हैवी मेटल की फॉइल यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशंस लिए थे। क्या क्या थे 3 ऑब्जर्वेशंस? हमने लिखे थे कि ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे देखे कि जो एकदम स्ट्रेट चले गए, बिना किसी डिविएशन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये लगा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री से कम एंगल पर डिविएट हो गए, कुछ सर्टेन डिग्री पर डिविएट हो गए, और काफी कम ऐसे अल्फा पार्टिकल देखने में आ रहे थे कि वो बहुत ज्यादा एंगल से डिविएट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इवन अराउंड 180 डिग्री का एंगल, मींस वापस आ रहे हो, रिटर्न हो रहे हो, किसी चीज से टकरा कर वापस आ रहे हो। सो बेटा इन 3 ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। आज हम पहले कंक्लूजन से डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनको अल्टीमेटली प्रॉपर वे में लेकर चलेंगे, जिससे पूरा रदरफोर्ड मॉडल तैयार हो जाएगा। अच्छा, आप में से किसी को कोई डाउट है बेटा, कुछ भी पूछना है पुराने किसी लेक्चर का, तो मुझे मैसेज करो बच्चा, अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कैरी कर रहा हूं। एक बार अच्छा मैं आप लोग के मैसेज पढ़ लेता हूं भाई, कौन कौन लेक्चर में आ चुके हैं। सोनी, आर्यन, ओम प्रकाश, सार्थक, निहाल, शिवेन, कौशाकी, गुंजन, आरती, अभिषेक, रेनू, पायल। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू। कोई डाउट है किसी को? चंदन कुमार भी क्लास में आ गए, गॉड ब्लेस यू बच्चा। कोई डाउट है किसी को बेटा? चलें फिर आगे। कहानी चल रही, पूरी थ्योरी चल रही है, अभी तक तो कुछ बात स्टार्ट ही नहीं हुई चैप्टर में। देखा जाए कि कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हो, कैलकुलेशंस तो तब होगा ना जब फॉर्मूले का डिस्कशन होगा कुछ भी। जो अभी तो थ्योरी 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 चलने वाली बेटा, बहुत थ्योरी है इस चैप्टर के अंदर। इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अब स्किप करा के मजा भी नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है, प्रोटॉन होते हैं ठीक है, न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है, अरे क्वेश्चंस आ गए वहां से तो क्या होगा। चलो एनीवेज बेटा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स लेके चलते हैं बेटा। ऑब्जर्वेशंस तो हो गए थे, कंक्लूजन्स लेके हुए चलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कुछ कुछ मैसेज किए हैं। गुंजन क्या है सर? रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स में भी आर पार भी तो गए थे, तो थिन शीट से। हाँ बेटा, यस, डिस्कस करेंगे बेटा। और सुशांता, गॉड ब्लेस यू। नैना, गॉड ब्लेस यू। रेनू क्या कह रही है? सर वो ऑनलाइन कोर्स मटेरियल के लिए अपलोड हो गया, तो क्या उसमें टेस्ट होंगे? अभी बात करता हूं बच्चा, अभी बात करता हूं। सुशांता बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? चंदन कुमार क्या कह रहे हैं? आप कितने दिन बाद, क्या ऐप कितने दिन बाद आएंगे? अच्छा 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 अच्छा, ऐप की बात पूछ रहे हो। ओके, विजय भी क्लास में आ गए, गॉड ब्लेस यू। ऐप बेटा लास्ट हो चुका है, मतलब ऐप पूरा पूरा रेडी है। और आपने अगर देखा तो वेबसाइट पर भी जो है अल्टीमेटली हमने वो जो स्टडी मटेरियल वाले कोर्सेस हैं वो डिस्प्ले करा दिए, बट 3 दिन के लिए अभी उसको ट्रायल पे रखा है बेटा। एक्चुअली जो ऐप नया बना है ना, ऐप का वेबसाइट के साथ लिंक होना है। हमने अभी फिलहाल उसको ट्रायल पे रखा, पब्लिकली ओपन नहीं किया। अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है तो अल्टीमेटली उसको रेक्टिफाई किया जाएगा।
सो अगले 3 दिन में अगर सारा कुछ स्मूथ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो होप्सो कि मंडे का दिन अभी छोड़ दीजिए आप जी, क्योंकि आज क्या हो गया, फ्राइडे तो हो गया, सैटरडे संडे मंडे अभी फिलहाल उसको ट्रायल पे रखेंगे। ट्यूसडे से मोस्ट प्रोबेबली आप सबके लिए ऐप ओपन हो जाएगा। यस, ऐप बन चुका है बेटा, बस वो ट्रायल पे चल रहा है, टेस्टिंग और ट्रायल चल रहा है उसका जो है। सो आप चाहे तो कोर्स ऐप से भी जाके परचेस कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से भी जाके स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, किसी से भी जाके परचेस कर सकते हैं और एक्सेस आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। अच्छा, स्टडी मटेरियल जो रहेगा ना, यूनिट वाइज रहेगा बेटा, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। लेट्स सी, पहले ऐप को पूरा फाइनल हो जाने दो बेटा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जब इतना वेट किया, मुझे पता आप लोग बहुत दिन से वेट करो, मैंने 15th का डेट दिया था बेटा, बट मेरे हाथ में नहीं है वो चीज है। सो अभी 3-4 दिन का उसमें ट्रायल चल रहा है बेटा। ठीक है, अच्छा, हाँ रेनू, बिल्कुल थ्योरी से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। पवन बेटा, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल बेटा, थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सारा कुछ कुछ भी आ सकता है। कि ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एग्जाम जो है सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछेगा। क्या क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल होता है? ऐसा तो नहीं होता बेटा, जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स का अलग से एक सेक्शन होता है, आपको पता होगा अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रही है बेटा। और अल्टीमेटली कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कुछ भी मिक्स मैचिंग हो सकती है बेटा। ठीक है, चलें आगे बेटा। ओके, तो हमें बात करनी है उनके कंक्लूजन्स की। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, रदरफोर्ड मॉडल चल रहा है बेटा, रदरफोर्ड मॉडल का डिस्कशन चल रहा है हमारा, रदरफोर्ड मॉडल का डिस्कशन चल रहा है और इसके हम कंक्लूजन्स पे जाने वाले हैं। देखो एक बार शॉर्ट में फिर से मैं ऐसे डायग्राम बना लेता हूं, बस पूरा नहीं। ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है, थिन फॉइल है बेटा। सो अल्टीमेटली 3 टाइप के ऑब्जर्वेशंस देखो रदरफोर्ड साहब को क्या मिल रहे हैं। रदरफोर्ड साहब देख रहे हैं कि भाई ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट निकल गए थे, आर पार हो गए थे बिल्कुल। दूसरी बात, कुछ पार्टिकल ऐसे दिख रहे थे कि जैसे वो कुछ सर्टेन डिग्री से, कुछ स्मॉल एंगल से ऐसे डिविएट हो गए, रास्ते से भटक गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल उन्होंने ऐसे देखे कि अल्टीमेटली जैसे बहुत ज्यादा बैक आ जा रहे हो, जैसे बहुत ज्यादा डिविएट हो जा रहे थे। ये 3 टाइप के पार्टिकल्स है बेटा। इन तीनों पार्टिकल्स पर अब डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। देखो लिख चुके हम, आई थिंक मैंने ख्याल से शायद ऑब्जर्वेशंस लिखवा दिया था ना मैंने। ठीक है, कंक्लूजन्स पे चलते हैं बेटा। देखो, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि भाई एटम में जो मास है या एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसमें काफी जगह, काफी स्पेस खाली पड़ा हुआ है। तो खाली जगह मिली, खाली रोड मिली, सीधे निकल गए, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कहीं से कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आई उनके रास्ते में। तो ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस अनऑक्यूपाइड है, खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे, पहले सुन लो, पहले समझ लो बेटा सारी चीजों को, और थोड़ा अभी मैसेज करना बंद करो बच्चा अभी। ठीक है, देखो दूसरा जो चीज ऑब्जर्व किया था कि भाई कुछ पार्टिकल जो है ऐसे 20 डिग्री, 50 डिग्री या 70 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिविएट हो रहे हैं। तो बोले कि ऐसा कुछ लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इनसे ऑपोजिट चार्ज के साथ इनकी मुलाकात हो गई है। ऑपोजिट चार्ज मतलब देखो ये अल्फा पार्टिकल से बेटा, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम डबल पॉजिटिव पार्टिकल्स। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उसका मतलब होता है कि हीलियम आयन, हीलियम आयन को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है बेटा। सो अल्टीमेटली ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये रास्ते से क्यों भटक गया? इसका मतलब बोले कि कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे गया। सो जैसे नेगेटिव चार्ज इसको मिला तो अल्टीमेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन वो नेगेटिव सब जगह बिखरा हुआ नहीं है। अगर सब जगह बिखरा होता तो सारे के सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते। ज्यादातर तो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड चले गए, यानी ज्यादातर जगह तो खाली पड़ी है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे बोले ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहीं पर घूम रहे हैं, जिससे पॉजिटिव के रास्ते में जैसे वो नेगेटिव मिला तो ये थोड़ा सा भटक गया। ठीक है भाई, ओके। अब तीसरी बात, भाई कुछ पार्टिकल इतने ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो ये हीलियम है, ये हैवी न्यूक्लियस, मतलब ये पार्टिकल है आपके पास, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी चीज से यहां पर टकरा गया, इसकी टक्कर होगी, और टक्कर हुई दिल की, जैसे इसका सिर टकराया तो टकरा के वापस आ गया, हेड ऑन कोलिजन हो गया।
बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी हैवी मास से, यहां पर कोई बहुत हैवी मास पड़ा हुआ है, उस हैवी मास से इसकी टक्कर हुई, या इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फील हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फील हुआ, क्योंकि ये खुद में पॉजिटिव है, तो इसका ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पॉजिटिव चार्ज से इसका रिपल्सन हो गया, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन हो गया, और उसके अंदर मास भी बहुत ज्यादा, टक्कर हुई तो ऐसा लग रहा है कि वापस आ गया टकरा कर। बस ये तीन चीजों के बेस पर उन्होंने पूरा का पूरा मॉडल पेश कर दिया। बोले ये समझ में आ गई? बोले कि ये सीधे निकल गए खाली जगह, ये डिफ्लेक्ट हो गए सेकंड वाले, इसका मतलब जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, वो कुछ लोकेशंस पे घूम रहे हैं, सब जगह बिखरे हुए नहीं है, और अल्टीमेटली टकरा कर वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो इसका मास है एटम का, वो एटम का मास कुछ छोटी छोटी जगह पर रखा हुआ है, एक छोटी सी जगह पर सिमटा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड है। सो उसी मास के अंदर, यानी मास पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, मास एक छोटी सी जगह पर पड़ा हुआ है, और उसी मास के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी पूरा का पूरा सिमटा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उस कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव से इस अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल को स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फील हुआ है। यहीं से बात बोली कि जो पॉजिटिव है वो अल्टीमेटली छोटे पार्ट का मतलब न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, उसी के अंदर न्यूट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें लिखवाऊंगा मैं आपको जो है, तो चलो बेटा लिख लेते हैं, ठीक है। चलो लिखेंगे अब इसके नीचे कंक्लूजन्स, हेडिंग देंगे सबके सब कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स लिखेंगे बेटा सबके सब कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स लिखेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन लिखेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, लिखो लिखो लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went straight that means most of the space is unoccupied, most of the space is unoccupied, most of the space is unoccupied. Samiksha, God bless you. Most of the space is unoccupied. ठीक है बेटा। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर सेकंड जो कंक्लूजन बना, सेकंड पॉइंट बना के लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में बेटा। फ्यू पार्टिकल्स, लिखो लिखो लिखो, फ्यू पार्टिकल्स वर डिविएटेड, few particles were deviated by small angles, because they were attracted by negative charge, मतलब इलेक्ट्रॉन, they were attracted by negative charge, नेगेटिव जैसे दिखा तो उसे हाथ मिलाने चल दिया, रास्ते से भटक गए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब जैसे जैसे कंक्लूजन बन रहा है उसी तरीके से लिखेंगे बेटा। हम लोग की इतनी औकात नहीं होती कि हम किसी के कंक्लूजन या किसी की बोली हुई बात को चेंज कर दें, साइंटिस्ट बहुत बड़ी चीज होता है बेटा जो है। तो उन्होंने जैसे जैसे बोला मैं पहले उसी तरीके से आपको लिखा रहा हूँ। हाँ मतलब तरीके का मतलब ये नहीं कि मैं एग्जैक्टली वो वर्ड यूज नहीं कर रहा, उसी टाइप का कॉमा फुल स्टॉप नहीं लिखा रहा हूँ, कहने का मतलब कि उसी जैसा उन्होंने बोला उसी फॉर्म में लिखवा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट नंबर 3 कंक्लूजन लेके चलेंगे बेटा। नंबर 3 कंक्लूजन लिखेंगे, नंबर 3, very few particles returned or deviated by large angles, because they felt, उन्होंने महसूस किया, they felt very strong repulsion, they felt very strong repulsion with concentrated positive charge,
विद कॉन्सेंट्रेटेड यानी सिमटा हुआ कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड मास, कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड मास, मतलब मास से उनकी टक्कर हुई है और पॉजिटिव चार्ज उसकी के अंदर पड़ा हुआ, उससे रिपेल हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकली गलत हो गया स्टेटमेंट, बट ठीक, कोई बात नहीं। दे फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन विद कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड मास। ओके, तो अल्टीमेटली बेटा बात समझ में आ रही है सबको कि हो क्या रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहीं कुछ लोकेशंस में घूम रहे हैं और एटम का जो मैक्सिमम मास है, मैक्सिमम मास और उसका जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से पॉइंट के अंदर रखा हुआ है, छोटी सी जगह पर सिमटा हुआ है। पूरे एटम में मास फैला हुआ नहीं है, या पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पे फैले हुए नहीं है, जो आपके डाल्टन साहब बोल रहे थे, सॉरी थॉमसन साहब बोल रहे थे बेटा। सो इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पर है। कैसे? अब देखो मॉडल कैसे बना है यहां पर अल्टीमेटली बेटा, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जैसे ये एटम है, सपोज एटम स्फीयर है, ये बात तो बोले सही बोल रहे हैं थॉमसन की, ये बात ठीक है कि एटम स्फेरिकल है, इतनी बात बस सही है, बोले बाकी सब बातें फालतू हैं उसकी, सब गलत बोल दिया उन्होंने। इसके सेंटर पॉइंट पर जो है कि मास सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड है, सिमटा हुआ है सेंटर पॉइंट पर, इतने से छोटी सी जगह पर सारे का सारा मास, मैक्सिमम मास पड़ा हुआ है, नॉट सारा, मैक्सिमम मास पड़ा हुआ है, लेकिन सारा पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर पड़ा हुआ है, यानी सारे प्रोटॉन्स इसी के अंदर पड़े हुए हैं, सारे न्यूट्रॉन्स इसी के अंदर पड़े हुए हैं। और इस छोटे से पार्ट को उन्होंने क्या बोला कि क्या नाम है इसका? न्यूक्लियस। ये छोटा सा पार्ट आप सबने सुना होगा, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। पूछा भाई उनसे कि इलेक्ट्रॉन का क्या हाल है? बोले इलेक्ट्रॉन साहब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में राउंड लगा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन साहब सर्कुलर राउंड लगा रहे हैं, सर्किल में घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन साहब जो अलग अलग जगह पर जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, बीच में उनके खाली स्पेसेस है, ये चीज है। इतना बोल के बस रदरफोर्ड साहब निकल गए। अब आगे चल के इनकी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी, मतलब कुछ कमियां रह गई थी, खामियां रह गई थी, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो बेटा ये सारी बातें लिख लेते हैं हम जी, ठीक है, चलो लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे, मॉडल। अब मॉडल पूरा का पूरा लिखने चाह रहे हैं, ठीक है, मेन हेडिंग भी मॉडल थी, बट फिर से लिख लो मॉडल, मॉडल। चलो शाबाश, लिखना शुरू करेंगे बेटा इसके बारे में। हाँ गुंजन निकल गए, ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, मेरे वर्ड्स पे इतना वैसे मत कोई ध्यान देना, मतलब वैसे ध्यान देना, बोलता हूँ ऐसे ही बेटा। चलो हाँ हाँ, रदरफोर्ड साहब क्या कह के निकल गए थे, इनको लिखना, मॉडल लिखेंगे इनका, लिखेंगे बेटा। हाँ, मैक्सिमम मास, लिखो लिखो, मैक्सिमम मास, पहला पॉइंट, पॉइंट बना के लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मैक्सिमम मास एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज, maximum mass and entire positive charge is concentrated within small space, concentrated within small space called as nucleus, called as nucleus, called as nucleus. That means it contains मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही बेटा, that means it contains all protons and neutrons, it contains all protons and neutrons, ठीक है बेटा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब थोड़ा वो न्यूक्लियस के बारे में आगे बताते हैं। देखो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा जगह है ये, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादातर आपके मास वगैरह सब पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। कितना छोटा है? बोले कि अगर पूरे एटम की कंपैरिजन में इसको ऐसा समझ लो कि जैसे कि बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, उस क्रिकेट के ग्राउंड के सेंटर पॉइंट पे उस बॉल को रख दीजिए जो क्रिकेट की बॉल है। बोले इतना छोटा है, पूरा का पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है
और अल्टीमेटली बीच के छोटे से सेंटर पॉइंट पे सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स अकोमोडेटेड हैं। इस तरीके से उन्होंने समझाया। सो चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, सबके साथ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। लिखो लिखो लिखो, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। साइज का मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वैसे टेक्निकली वॉल्यूम वर्ड बोलना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। और ये कितना है बेटा, अगर देखो, अगर मैं इसके वॉल्यूम को कंपेयर करूं ना बेटा पूरे एटम के वॉल्यूम से, तो जो पूरे एटम का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, पता है एटम का साइज न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ ये होता है आपके पास 10 to the power 5 टाइम्स। इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है आपके पास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एक मिनट, इसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो साइज का रेशियो लिख दिया बेटा मैंने, एक मिनट इसको करेक्शन कर देता हूं। साइज बेसिकली हम रेडियस से निकालेंगे, डायमीटर से निकालेंगे, नहीं डायमीटर ऑफ एटम बोल दो या रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है बेटा, वो लगभग 10 लाख गुना है, 10 लाख टाइम्स है। यानी एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस के कंपैरिजन में 10 लाख टाइम्स है। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो ठीक है, मैं पहले ठीक लिख रहा था, वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपको पता है ना, स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होता है, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता होगा, वैसे तो इतना तो नीट वाले भी जानते हैं, 9th 10th पे तो थोड़ा थोड़ा मैथ्स हमने पढ़ा होगा। अरे ये पढ़ा नहीं पढ़ा फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू किसी स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए मैं 3 पावर लिख रहा था वहां पर, फिर मैंने सोचा उसको चेंज कर देता हूं। वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो जो रेडियस का रेशियो उसकी पावर 3 करनी पड़ेगी। सो ये हो जाएगा 10 to the power 5 की पावर 3। अब सोचते रहो कितना होता है, बहुत ज्यादा हो गया भैया, तो अब 10 to the power 15 टाइम्स हो गया। चलो लिखेंगे पॉइंट, लिखेंगे सबके सब बेटा, क्या लिखना है ये लिख लो, बोर्ड का मैटर जो लिखा है, रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये लिख लो बेटा, ऐसे ही लिख लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, शाबाश, ऐसे नोट कर लो इसको बेटा। रेडियस का जो रेशियो होता है वो 10 लाख टाइम्स होता है अप्रोक्सीमेट, या वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो 10 to the power 5 की फर्दर पावर 3 हो जाएगा। लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी से इसको, रेडियस का रेशियो या वॉल्यूम का रेशियो लिखा बेटा सबने, रेडियस का रेशियो या वॉल्यूम का रेशियो इतना होता है। ओके भाई, अच्छा, और रदरफोर्ड साहब ने कैलकुलेशन भी बताई यहां पर, बोले ये जो न्यूक्लियस का साइज है, अगर किसी न्यूक्लियस का साइज का मतलब रेडियस अगर निकालना है, मैं एक फॉर्मूला सबको देके जा रहा हूं इस दुनिया में, वो फॉर्मूला लगा के आप रेडियस निकाल सकते हो। बोले क्या फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला उन्होंने दिया कि किसी भी न्यूक्लियस का अगर आपको रेडियस निकालना है, रेडियस को मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, सो वो एक फिक्स क्वांटिटी को उस एटम के एटॉमिक नंबर की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर, सॉरी, मास नंबर की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टर्म्स का मतलब बता देता हूं, अलग से बताता हूं। देखो ये एक फॉर्मूला दिया, रेडीमेड फॉर्मूला उन्होंने, जहां पर ये आर क्या बेटा, ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस साहब की हम बात कर रहे हैं। आर नॉट एक फिक्स नंबर है, एक फिक्स रेडियस है, फिक्स डिस्टेंस है, कितना है इसको अप्रोक्सीमेट याद करने के पर्पज से बताता हूं। ये बेटा लगभग 1.3 इंटू 10 to the power -13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1.3 इंटू 10 to the power -13, 1.33 होता है, ठीक है चलेगा, 1.3 इंटू 10 to the power -13 सेंटीमीटर। ए क्या है, ए बेटा, ये ए सुनने में एटॉमिक लगता है, मेरे मुंह से भी गलत निकला था, एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक मास है ये। एटॉमिक मास को मास नंबर भी बोलते हैं ना, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, सारी कहानी बताई थी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर कैसे नंबर बना था और वो कैसे एटॉमिक मास के इक्वल हुआ था। तो ये यहां पर मास नंबर है, मास नंबर बोल दो या उसको अप्रोक्सीमेट आप एटॉमिक मास बोल दो, मास नंबर।
तो जिस एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है बेटा, उसके मास नंबर, उसके एटॉमिक मास का क्यूब रूट लेना, 1/3 समझना, क्यूब रूट, और उसको इसे फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये रेडियस आ जाएगा। चलो जरा नोट कर लो, नोट कर लो, ऐसे ही नोट करो। और क्या नोट करना है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। समीक्षा क्या बेटा, क्या कह रहे हैं आप? अर्थ का चक्कर लगाने निकल गए हो, प्रैक्टिकल रीजन। ओके, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सद्दाम बेटा, गॉड ब्लेस यू। पायल बेटा, ये पावर में 3। पायल बेटा देखो, रेडियस का रेशियो ये था, और आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है रेडियस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होता है। मैंने साइड में फॉर्मूला लिखा था उस समय। जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना पायल, वो वॉल्यूम इतना होता है। देखो देखो, वॉल्यूम होता है स्फेरिकल बॉडी का 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला पढ़ा है कहीं पर छोटे क्लासेस में? तो जो वॉल्यूम होता है वो रेडियस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर वॉल्यूम का रेशियो बनाना है, रेडियस का रेशियो दिया, तो बेटा इसकी पावर फिर 3 करना पड़ेगा। ये किया था मैंने, ठीक है बच्चा? चलो चलो, नहीं नहीं, रेडियस में नहीं है बेटा, रेडियस में नहीं है। रेडियस को तो बिना पावर के, रेडियस में 10⁵ है। दिखने में प्रॉब्लम हो रही है? इसको सही से लिखूं बेटा? राइटिंग मेरी क्या होती है, क्या लिखता हूं, मुझे खुद नहीं समझ में आता बच्चा। अब तो तुम लोग को प्रैक्टिस हो गई होगी कि मेरी राइटिंग समझ ली। 10⁵ लिखा है बेटा मैंने, 10⁵ लिखा है बच्चा ये। और वॉल्यूम के लिए फिर 10⁵ की पावर 3 किया मैंने। ये लिख लिया बेटा यहां पर, रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला लिख लिया सबने साइड में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कहीं ऐसे कैलकुलेट करने के लिए ऐसा सच आता नहीं है, बट बेटा पता होना चाहिए वो क्या क्या चीज बोल रहे हैं। अभी तक तो सारी बातें सब न्यूक्लियस की चल रही है। रदरफोर्ड मॉडल को आगे बढ़ाते हैं। देखो फिर से सुनो, फिर से सुनो बेटा, क्या क्या बात हुई। रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई जो मैक्सिमम मास है और सारा पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से स्पेस में सिमट गया है, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। उसी में इसका मतलब है कि प्रोटॉन भी पड़े हुए, न्यूट्रॉन भी पड़े हैं। आपको पता है एटम का मैक्सिमम मास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा मास इलेक्ट्रॉन में भी होता है। आपको पता था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो छोटा थोड़ा मास जो न्यूक्लियस के बाहर है, तो इसलिए मैंने बोला मैक्सिमम मास। मैंने ये नहीं बोला कि सारा का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर है। बात पर ध्यान देना बेटा, बात पर बिल्कुल ध्यान देना, गलत मत लिखना बिल्कुल जो है। तो मैक्सिमम मास न्यूक्लियस के अंदर है, मींस न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स सारे न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और बचा कुछ है जो इलेक्ट्रॉन है छोटा मोटा, वो पार्ट न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहा। तो अब चलो उसकी बात लिखते हैं। अभी तक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं लिखी ना हमने बेटा, चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लिखो लिखो, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus in circular path. Electrons are revolving around the nucleus in circular path with very high speed. आगे बढ़ाओ सेंटेंस को बेटा, with very high speed, with very high speed. अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे लग रहा है आप कुछ और बात पूछ रही हैं गुंजन। क्या सर इसको आर नॉट? नहीं नहीं बेटा, वो आर नॉट एक सिंबल बनाया है गुंजन बच्चा, मुझे अभी मिला आपका मैसेज। बेटा ये आर नॉट का मतलब है कि फिक्स रेडियस है, फिक्स रेडियस है, फिक्स डिस्टेंस है। उस फिक्स डिस्टेंस को मैं आर नॉट से, ऐसे डिग्री नहीं है ये खाली। अब इस आर और इस आर में डिफरेंशिएट कैसे करता मैं? या तो इसको R1 इसको R2 लिखता, फिर आप पूछते सर ये 1 और 2 क्या है? वो लिखने का तरीका है ऐसी। तो मैंने इसको फिक्स डिस्टेंस था तो इसको मैंने आर नॉट सिंबल से शो कर दिया, और जो न्यूक्लियस का रेडियस है उसको आर से शो कर दिया। चाहे तो आप इस आर के आगे एन लगा दो, लो एन लगा दो, इसका मतलब न्यूक्लियस का रेडियस हो गया। और आर नॉट का मतलब हो गया कि फिक्स रेडियस है। नॉट अच्छा नहीं लगे तो एफ लिख दो, एफ का मतलब फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये चीज है आपकी। हाँ, आर नॉट पढ़ेंगे, यस आर नॉट। जीरो है बेटा, जीरो, नॉट पढ़ा जाता है उसको।
ये फॉर्मूला बेटा न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का फॉर्मूला लिखा है, न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का फॉर्मूला लिखाया है, ठीक है। न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का लिखा तो है मैंने नीचे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का फॉर्मूला लिखा है बेटा। फिक्स इस फिक्स वैल्यू को, जैसे सपोज करो, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, सुनो सुनो मेरी बात। सपोज करो कि सोडियम एटम है, सोडियम एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है आपको, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले में कैसे रखोगे, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करना सोडियम के एटॉमिक मास की पावर 1/3 से। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, मास नंबर या एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, ए कितना होता है, ए होता है 23। देखो 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 देखो, आप लोग कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा, मुझे लगा था मैं बहुत कैजुअल ले गया इस फॉर्मूले को। अरे फिर से देखो, इसको मिटा देता हूं। देखो देखो देखो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट, एक फिक्स रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, या इसको सही तरीके से बोलना चाहिए मास नंबर, मास नंबर की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट तो सुने होंगे ना बेटा। अब जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपको सोडियम के लिए निकालना है, सोडियम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, तो क्या ये आर नॉट का वैल्यू तो फिक्स है सबके लिए, उन्होंने बताया कितना बताया, अप्रोक्सीमेट 1.3 इंटू 10⁻13, याद रहेगा ना, 1.3 इंटू 10⁻13, जितना ये उतना ये, बस पॉइंट हटा दिए यहां पर, इंटू इसका एटॉमिक मास होता है 23, तो 23 का क्यूब रूट लेकर इससे मल्टीप्लाई कर देना। अब वो तुम लेते रहो, मैं क्यों कैलकुलेट करूं, मैं तो ऐसे समझा रहा हूं आपको, जो है कैलकुलेट करने को कहीं नहीं आएगा, बट फॉर्मूला दिया था बेटा उन्होंने, ऐसे होता है। आगे समझ में, पायल समझ में आ गया, तू बहुत परेशान हो रही है बेटा, पायल क्लियर हो, पायल बोलो जल्दी से बेटा। चलो चलो, अच्छा ठीक है ठीक है, आपस में आप लोगों ने एक दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी बात है, चलो ठीक है। हाँ, क्या लिखा था हमने इलेक्ट्रॉन साहब के बारे में, क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन साहब जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में राउंड लगा रहे हैं, बड़ी हाई स्पीड से राउंड लगा रहे हैं, वो लिख रहे तो बेटा विद वेरी हाई स्पीड लिखा ना, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट विद वेरी हाई स्पीड, ये चीज है। बस इतना कह के रदरफोर्ड साहब निकल लिए। अब आगे चल के इसी पॉइंट पे जो लास्ट पॉइंट था, होता है ना कि जो आदमी शॉर्ट में चीजें समझाता है, वही जैसे जैसे मैं शॉर्ट में समझा के आगे निकलना चाह रहा था, तो आप लोगों ने पकड़ लिया कि सर नहीं बताओ बताओ ये क्या आर नॉट है, ये क्या आर है करके। सो रदरफोर्ड साहब के लास्ट पॉइंट के बेसिस पे खिंचाई चालू हो गई, बाकी साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन कर दिया, अरे रदरफोर्ड साहब इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे, अब स्पेस तो इतना सारा, पूरा क्रिकेट का ग्राउंड तो इतना बड़ा है, आपने ये तो बता दे कि बॉल के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेंटर पॉइंट पे रखे हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बस पूरे उसमें राउंड लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां राउंड लगा रहे हैं, आप ही तो कह रहे हो कि ज्यादातर जगह तो खाली पड़ी है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहे हैं वो जगह कहां है, उन जगह का सही से तो डिटेल बताओ, वो पूरे ग्राउंड में फैले पड़े हैं क्या, बोले नहीं पूरे ग्राउंड में तो नहीं फैले पड़े, तो फिर समझा के तो जाओ, इतनी जल्दी क्यों क्लास को वाइंड अप कर रहे हो। तो रदरफोर्ड साहब बोले यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहां पर है, बस मुझे एक्सपेरिमेंट से इतना आइडिया लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कहीं घूम रहे हैं, कुछ सर्टन जगह पे घूम रहे हैं, सारे जगह पे फैले हुए नहीं है, कुछ सर्टन जगह पे घूम रहे हैं। तो अब हम इनके लेके चलेंगे ड्रॉबैक्स, वैसे मेरे हिसाब से ड्रॉबैक नहीं बोलना चाहिए, क्यों किसी बेचारा साइंटिस्ट की बेइज्जती करनी है, इतना अच्छा खासा मॉडल देके गया, ठीक है कोई एक दो बात नहीं समझा पाए वो एक अलग चीज होती है, तो डेवलपमेंट चलते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है, बट एनीवे बुक वाले सबके सब ऐसे लिखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड की हालत खराब कर रखी है सबने, चलो हम भी ऐसे लिख लेते हैं, चलो लिखेंगे सबके सब ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, ड्रॉबैक्स, कमियां खामियां, अरे क्या कमियां खामियां, बेचारे को ऐसे नाराज कर रहे हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। अच्छा बोलो अभी तक कोई किसी को और कोई डाउट रह गया बेटा, फिर बीच में मत पूछना बेटा, हो गया ना क्लियर सबको, चलो अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, देखो सुनो सुनो सुनो, पहले समझना बेटा, इस चीज को समझना, थोड़ा सा अलग चीज है, हाँ? देखो ये है न्यूक्लियस, बोले ठीक है भाई रदरफोर्ड साहब समझ गए आपकी बात, ये न्यूक्लियस से बार बार मत बोलो, बोले नहीं बच्चों को समझाना तो बार बार तो बोलना पड़ेगा, बोले इलेक्ट्रॉन कहाँ है,
बोले इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में घूम रहे हैं। बोले रदरफोर्ड रुक जाए यहीं पर। बोले क्यों? बोले देख एक बात सुन हमारी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इस मॉडल से पहले एक किसी साइंटिस्ट ने बेटा एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, थ्योरी थ्योरी, सुनना सुनना पॉइंट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अरे तुम्हें पेन नहीं चलाना, पहले सुना करो, समझा करो, लिखने बैठ जाते हो। देखो इधर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने यह बोला था कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी एक्सेलरेशन में घूमता है, उसकी स्पीड में, उसके मोशन में एक्सेलरेशन आ जाए, या वो किसी के साथ अट्रैक्शन फील कर रहा है चार्ज्ड पार्टिकल, तो अल्टीमेटली उसमें एनर्जी का लॉस होगा। वो एनर्जी बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा, एनर्जी का लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। यह बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने बोली थी कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी के अट्रैक्शन से इन्फ्लुएंस होकर, अट्रैक्शन से प्रभावित होकर घूम रहा है, नाच रहा है, दौड़ रहा है, तो अल्टीमेटली एनर्जी का लॉस होना ही होना है। बोले ये थ्योरी लगाओ तो जरा अपने मॉडल पे, रदरफोर्ड का देखो, देखो रदरफोर्ड को कैसे परेशान करें सब के सब। बोले रदरफोर्ड साहब जरा थ्योरी लगाओ यहां पर। बोले कैसे लगेगी? ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। बोले हाँ चार्ज पार्टिकल तो है। रदरफोर्ड बेचारे चुप हो गए, चार्ज पार्टिकल तो है, और ये चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फील कर रहा है। आप ही बोल रहे हो कि अट्रैक्ट होकर राउंड लगा रहा है, ठीक है मैंने नहीं बोला, बट अट्रैक्ट होकर राउंड लगा रहा है। बोले हाँ अट्रैक्शन में राउंड लगा रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है क्योंकि इसकी कंटिन्यूअस वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस समय इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन, ये आपको पता होगा वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, जब यहां पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। इतना तो सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलो डायरेक्शन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बट इतना तो है कि ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में घूम रहा है। बोले बस, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी के साथ अट्रैक्शन में घूमेगा तो क्या कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो कहती है कि भाई एनर्जी का लॉस होगा। तो बोले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस होगा, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस होगा तो क्या होगा? बोले इलेक्ट्रॉन साहब सेम पावर से नहीं घूम पाएंगे, उनकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ी, एनर्जी का लॉस होते जा रहा है। एनर्जी का लॉस होने से क्या होगा? बोले देखो ऐसा कुछ होगा। क्या होगा? देखो यहां पर ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जब लॉस होगा तो ये अल्टीमेटली न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा। न्यूक्लियस उसको खींच रहा है, खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन हो रही है, डाउन हो रही है। 9 बजने वाले, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है कि सो जा हर्षेंद्र, सो जा, थक गया है तू पढ़ाते पढ़ाते। फिर न्यूक्लियस ने खींचा, इलेक्ट्रॉन और नजदीक आ गया, फिर न्यूक्लियस ने खींचा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा गया। बोले समझाओ अब, आपका तो इलेक्ट्रॉन टकरा गया न्यूक्लियस से, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराएगा तो दुनिया में कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए, सारे एटम टूट जाने चाहिए, सब सब्सटेंसेस टूट जाने चाहिए। दुनिया कहां से एग्जिस्ट कर रही है साहब? आपने तो इलेक्ट्रॉन को गिरा दिया न्यूक्लियस में, टकरा दिया। अब रदरफोर्ड बोला है पता नहीं यार, अब तुम लोग देख लो, मैंने जितनी रिसर्च करनी थी कर दी, अब तुम लोग निकालो कहां से क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में लॉस हो रहा है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाहर लूज हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। लॉस होकर उसका जो पाथ है वो स्पाइरल, मतलब ऐसे होते जाएगा। परफेक्ट बनाओ तो ऐसे होते जाएगा, आखिर में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रॉन साहब यहां से चलना शुरू किए थे, स्टार्ट किया था उन्होंने 3 बजे से अपनी क्लास, अल्टीमेटली एनर्जी डाउन होते 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 लास्ट में जो है जाके सो जाएंगे न्यूक्लियस में। ये हुआ। तो ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे। क्या नहीं समझा पाए थे? एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। चलो बहुत बेइज्जती होगी भी रदरफोर्ड की, लिखना भी शुरू करते हैं थोड़ा सा। ज्यादा अच्छा डायग्राम ये वाला है, ये क्या बना दिया मैंने, चलो पता नहीं जो भी बना है। तो फर्स्ट पॉइंट ड्रॉबैक में लिखेंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। फर्स्ट पॉइंट ड्रॉबैक में इंडिकेट करेंगे जल्दी से, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बस हेडिंग इंडिकेट करो, जल्दी से इंडिकेट करो, जल्दी से इंडिकेट करो। और एक काम करो, और ये वाला इलेक्ट्रॉन को ऐसे घूमते घूमते दिखा दो, गिरा दो न्यूक्लियस में, गिरा दो एकदम गिराओ। 1-2 एनर्जी निकाल दो इसमें से, इसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है।
लॉस, 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 बस बहुत हो गया। गिराओ जल्दी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में। गिराया? हाँ चंदन गिरा दिया। अरे जल्दी से गिराओ इलेक्ट्रॉन को। चलो चलो आगे लिखो, अब लिखना शुरू करेंगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। लिखो, लिखेंगे बेटा इसके बारे में। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का स्टेटमेंट दिखाता हूं, लिखेंगे बेटा। एज नहीं सॉरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लिखो लिखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कॉमा, व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल, लिखने पे ध्यान दो, अभी मैसेज मत करो। व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल moves, when any charged particle moves under the influence, under the influence of, under the influence of any attraction force, any attraction force, then it emits, then it emits, emit करता है, it emits energy radiations, it emits energy radiations, it emits energy radiations। ठीक है, मतलब अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी के अट्रैक्शन में घूमेगा तो वो एनर्जी रेडिएशंस को बाहर लूज करेगा, रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पहले बोल चुकी थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अपने आप में बहुत सक्सेसफुल थ्योरी थी। तब ऐसा तो नहीं कह सकते थे रदरफोर्ड साहब के सबके सामने कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनाने वाला जो है हमको बेवकूफ बना के चले गया। सब पीछे पड़ जाते हैं रदरफोर्ड के, फिर से कैसे कह दिया तूने ऐसे, भाई वो तो पूरा सक्सेसफुल है उसकी बात। एनीवेज अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव्स, लिखो लिखो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इलेक्ट्रॉन मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स with nucleus, attraction force with nucleus. So as per EMT, as per EMT, अरे EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तुम्हारे लिए शॉर्ट कर रहा हूं, पूछ रहे क्या होता है। एज पर EMT, EMT मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, as per EMT, it should radiate, it should radiate energy, it should radiate energy, so its energy, so its energy is lost, energy is lost continuously, energy is lost continuously, hence it should come, लिखते चलो, it should come closer to nucleus, it should come closer to nucleus, following spiral path, following spiral, ये स्पाइरल बॉन्डिंग होती है ना जैसे स्पाइरल, following spiral path, and ultimately it should collide, it should collide, न्यूक्लियस जाएगा टकरा जाएगा, it should collide with nucleus,
इट शुड कोलाइड विद न्यूक्लियस। ठीक है बेटा। सो अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर अल्टीमेटली एटम कहां से स्टेबल हो गया अल्टीमेटली। तो इस चीज को रदरफोर्ड साहब नहीं समझा पाए। अब एक ड्रॉबैक और था, सुनो सुनो, एक ड्रॉबैक और था। देखो दूसरा ड्रॉबैक क्या, साइंटिस्ट को मजा आने लग गया भाई कि रदरफोर्ड साहब की खिंचाई करो। रदरफोर्ड साहब बेचारे चुपचाप खड़े हुए एक साइड में, यार कैसे समझाऊं। अब देखो एक और खिंचाई सुनो उनकी। दूसरी बात क्या थी बेटा, दूसरा बात है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। ये थोड़ा सा नया टर्म है बेटा आप लोगों के लिए, वैसे तो हर जगह कुछ ना कुछ नए टर्म्स हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलो या स्पेक्ट्रम बोलो एक ही बात है। सुनो मैं समझा रहा हूं, सुनो 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 मैं समझा रहा हूं। अच्छा पहले लिख लो जरा, सेकंड पॉइंट लिखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इस पॉइंट का मतलब समझा रहा हूं मैं। देखो जल्दी से, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। पायल बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक बार फिर से समझाऊं। हाँ पायल देखो बेटा, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने सिर्फ इतना बोला था कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी से अट्रैक्ट होकर अगर घूमेगा, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी से अट्रैक्ट होकर अगर घूमेगा, नाचेगा, दौड़ेगा, तो अल्टीमेटली उसमें से एनर्जी रिलीज होती रहेगी। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, अरे खुद की एनर्जी रिलीज होती जाएगी तो हमारी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी का लॉस होता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी। तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने तो इतनी बात बोली थी। अब साइंटिस्ट ने जो रदरफोर्ड के मॉडल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लगा दी। बोले इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज्ड पार्टिकल है, बोले हाँ है। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। तो बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई करो। क्या कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि इसकी एनर्जी का लॉस होगा, इससे एनर्जी रेडिएशंस बाहर निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की बेटा, इलेक्ट्रॉन की कुछ तो एनर्जी होगी ना, अरे जब घूम रहा है तो उसमें एनर्जी है तभी तो घूम रहा है। तो उसकी एनर्जी का जब लॉस होगा, उसमें से एनर्जी रेडिएशन से बाहर निकलेंगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या, किसी की एनर्जी जैसे से कम होती जाएगी तो नीचे बैठते जाएगा आदमी, खड़े नहीं रह पाएगा, चल नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या जो चलना है वो धीरे धीरे स्लो होते जाएगा, अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा। न्यूक्लियस तो उसको कंटिन्यूसली पकड़ के खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन हो रही है, डाउन हो रही है, डाउन हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आते जाएगा, नजदीक आते जाएगा, नजदीक आ जाएगा, फाइनली न्यूक्लियस से टकरा आ जाएगा, खत्म। समझे पायल, समझ में आ गया बेटा? ठीक है। हाँ रेनू, यस यस यस, स्पेक्ट्रा प्रिज्म से रिलेटेड है बेटा। अब सुनो जरा एक मिनट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेटा, ये थोड़ा सा एक नया पॉइंट आया, सुन लो बेटा। दूसरा ड्रॉबैक ये था ना बेटा कि रदरफोर्ड साहब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे। अब भाई बात ही हो रही कि रदरफोर्ड तो क्या समझा है नहीं समझा है, बात की बात है, पहले आपके तो समझ में आ जाए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है, नई चीज है। अच्छा सुनो मेरी बात, अब सबके सब सन के स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हो? सन स्पेक्ट्रम, कौन नहीं जानता होगा। विबग्योर 7 कलर से जो बना होता है सन का स्पेक्ट्रम, जो सूर्य का जो स्पेक्ट्रम बनता है, विबग्योर बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में। आप जो अब हिंदी में पता नहीं यार क्या बोलेंगे, विबग्योर सब समझ रहे होंगे, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। तो वो सन का स्पेक्ट्रा होता है, सन का स्पेक्ट्रम होता है बेटा। अब वो सन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? वैसे तो आपने देखा होगा रेनबो की फॉर्म में भी कहीं पर देखा होगा, रेनबो की फॉर्म में। अदरवाइज आप भी बना सकते हो उसको कि जैसे सन का रेडिएशन आ रहे हैं बाहर, बाहर जाओ किसी ग्लास से पास कराओ, तो अल्टीमेटली किसी ग्लास से या प्रिज्म से पास कराओगे तो वो लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसको सन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी तरीके से बेटा हर किसी सब्सटेंस का अपना अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, हर किसी सब्सटेंस का। जितने भी दुनिया में आपके सब्सटेंस या कंपाउंड्स होते हैं बेटा, इन सब का स्पेक्ट्रम होता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये सारे सब्सटेंस कुछ ना कुछ रेडिएशन से रिलीज कर रहे हैं। अच्छा नहीं मानोगे मेरी बात कि सब्सटेंसेस कैसे रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं? अभी जिस रूम में बैठे हो, एक काम करो जरा फैन बंद कर दो तो जरा। अगर गर्मी के सीजन में, पता नहीं अब हर कोई अलग अलग जगह से क्लास देख रहा है, तो अगर नॉर्थ में है तो इस समय जरा फैन और एसी बंद करके बैठो तो अभी समझ में आ जाएगा कि रेडिएशन रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है। बाहर सन तो नहीं है इस समय रात के 9 बजे, तो वो गर्मी कहां से फील हो रही है?
आपके सराउंडिंग में जो वॉल है, जितनी चीजें रखी हुई है, जितने सब्सटेंसेस रखे हुए हैं बेटा, हर कोई सब्सटेंस से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकालता रहता है। ये सब्सटेंस का नेचर होता है। तो सब्सटेंस से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनका अगर स्पेक्ट्रम बनाए, अब कैसे बनाएंगे वो छोड़ दो बेटा, वो इतना आसान नहीं होता। सन का स्पेक्ट्रम बनाना तो बड़ा आसान होता है कि सीधे ग्लास से सनलाइट को पास कराए, 7 कलर मिल गया हमको। एटम का स्पेक्ट्रम बेटा लैब वगैरह में बनता है और आगे पढ़ाऊंगा, ये सिलेबस में है। मतलब इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन सिलेबस में, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, जितना सिलेबस में आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ उसका यूज हो रहा है। समझ मेरी बात बेटा? तो एटम के स्पेक्ट्रम में होता क्या, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे दूं। सुनो मेरी बात, जब बस मैं 2-4 मिनट लूंगा बेटा। जैसे देखो सन के स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अगर मैं सन के स्पेक्ट्रम की बात करूं, सन स्पेक्ट्रम की बात करूं बच्चा, तो सन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबको पता है कि भाई 7 कलर्स होते हैं। जैसे यहां तक कुछ वॉयलेट कलर हो गया, फिर इसमें क्या आता है, कुछ इंडिगो कलर आता है, ऐसा कुछ आता है। फिर जैसे इंडिगो हल्का पड़ना शुरू हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, विबग्योर, ब्लू कलर स्टार्ट हो जाता है इसमें। फिर थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर स्टार्ट हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से टोटल आपको पता है कि विबग्योर होता है, विबग्योर बन जाता है आपके पास। ठीक है, और बढ़ा लो, ये विबग्योर बन जाता है, 7 कलर से मिलकर बना होता है बेटा। तो जैसे सन के स्पेक्ट्रम में कलर के बैंड्स होते हैं, कलर बैंड बोलते हैं बेटा इसको। ये कलर का एरिया है ना, ये वॉयलेट कलर का एरिया, ये इंडिगो कलर का एरिया है, ये ब्लू कलर का एरिया, तो इनको कलर बैंड्स बोलते हैं टेक्निकली। तो जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है ना बेटा, एटम के स्पेक्ट्रम में एक्चुअली में कलर बैंड्स नहीं होते, इसमें लाइंस होती हैं, कुछ शाइनिंग चमकदार लाइंस देखने को मिलती हैं। वो आगे पढ़ाऊंगा डिटेल, बस थोड़ा सा समझ लो। इसमें कुछ आपको शाइनिंग लाइंस, ब्राइट लाइंस देखने को मिलती हैं। इसमें कलर्स नहीं मिलते, इसमें लाइंस मिलती हैं आपको, बैंड नहीं मिलते, कलर बैंड, इसमें लाइंस मिलती हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं बेटा, इनके बीच में ना गैप होता है। ये 2 लाइन के बीच में कुछ गैप होता है। लेकिन सन के स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपने देखोगे कलर के बीच में गैप नहीं होता। अरे कहीं ऐसा तो रेनबो नहीं देख लिया कि वॉलेट है, जैसे ऐसा देखा भाई किसने, बताना तो जरा, कहीं देख लिया हो कि यहां तक तो सर मैंने सन स्पेक्ट्रम बनाया था आज, तो यहां तक तो वॉलेट था उसमें, उसके बाद ब्लैंक स्पेस था, फिर आराम से इसके बीच में यहां पर इंडिगो था, फिर सर मुझे ब्लैंक स्पेस मिला, और फिर यहां से यहां तक जो ब्लू कलर था। ऐसा तो नहीं देख लिया किसने विज्ञान कभी? कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे होते हैं, 2 कलर के बीच में कोई गैप नहीं होता सन के स्पेक्ट्रम में। लेकिन बेटा एटम के जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसकी लाइंस के बीच में गैप होता है। इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं इसको? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। सो ये डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है? लाइन फिर गैप, लाइन फिर गैप, लाइन फिर गैप, लाइन ऐसे क्यों होती है? ये बात रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। बोले क्यों? मतलब देखो आपको हो रहा होगा क्या मतलब है इसका रदरफोर्ड मॉडल से। एक्चुअली क्या है बेटा, ये लाइन के अंदर जो है, ये जो इनसे रेडिएशंस निकलने, जैसे इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकाला है, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकाला है, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकाला है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएशन निकाला है, तो ये रेडिएशन ही तो यहाँ पर लाइन बना रही है। आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को। जैसे सन से जो रेडिएशन आ रही है वही तो 7 कलर बना रही है, ऐसी एटम से निकलने वाले रेडिएशन उसके लाइन बनाती है। बोले जब हर मोमेंट पर रेडिएशंस निकलने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई करो, हर मोमेंट पर रेडिएशन निकलने, तो लाइन एक के बाद एक कंटिन्यूअसली क्यों नहीं है रदरफोर्ड साहब? रदरफोर्ड बोले पता नहीं यार, पता नहीं भाई, जो है एक ही बात को तुम 2 अलग अलग तरीके से मत पूछो, मेरी बेइज्जती मत करो। सो ये स्पेक्ट्रम भी रदरफोर्ड साहब नहीं समझा पाए कि लाइन के बीच में गैप क्यों होता, लाइन कंटिन्यूअस क्यों नहीं होती है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। वैसे बेटा मैंने समझाया, थोड़ा सा समझाया एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये आगे डिटेल में टॉपिक बता दूंगा, तो अभी इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर नहीं भी समझ पाए तो नो मोर डिस्कशन बेटा, बस खाली पॉइंट लिख लो, ठीक है बच्चा, खाली पॉइंट लिख लो, आगे समझाऊंगा 1-2 लेक्चर के बाद इसको। चलो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में लिखेंगे, लिखना क्या बेटा, एक थोड़ा सा डायग्राम बना भी लो तो अच्छा रहेगा। रुको, अरे रुको, ऐसे दिखा दो बेटा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइंस होती है ना, लाइंस बना के दिखा दो। ये एक लाइन मिल गई, फिर दूसरी लाइन मिल गई, फिर तीसरी लाइन मिल गई, ऐसे कुछ 2-3 लाइन बना के दिखा दो जरा।
दिखाओ दिखाओ, बस ऐसे दिखाओ। और दो लाइन के बीच में जैसे ऐसे मार्क करके यहां पर गैप दिखा दो, ये गैप है, गैप है ये बेटा, लाइंस के बीच में गैप है। मार्क करो तो जल्दी से, मार्क करो। लिखा बेटा, बनाया? चल लिखो, अब स्टेटमेंट लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो। लिखेंगे ही कुड नॉट डिफाइन, लिखो लिखो, रदरफोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ही कुड नॉट डिफाइन, ही कुड नॉट डिफाइन discontinuity, discontinuity of atomic spectra, discontinuity of atomic spectra, discontinuity of atomic spectra। ठीक है, बस इस पे कोई डिस्कशन नहीं बेटा, इस पे कोई कुछ पूछना मत कि सर एक बार फिर से एटॉमिक स्पेक्ट्रा बता दो, अभी तो मैंने बताया नहीं, मैं तो खाली ऐसे ब्रीफ में समझा दिया सन स्पेक्ट्रम से कंपेयर करके बस। कि जैसे सन में तो 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, इसमें कलर नहीं होते बेटा, इसमें लाइंस होती हैं, शाइनिंग लाइंस होती हैं, और लाइन के बीच में इनमें गैप होता है। वो गैप बस रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहा, क्योंकि रदरफोर्ड पे अभी जो खिंचाई होती है वो इस वजह से होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूसली एनर्जी का लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन साहब यहां से चले थे, एनर्जी निकाल दी, फिर नजदीक आ गए, फिर एनर्जी निकाल दी, फिर नजदीक आ गए, फिर एनर्जी निकाल दी, फिर नजदीक आ गए, फिर एनर्जी निकाल दी। बोले जब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ये लाइंस भी कंटिन्यूस होने चाहिए, ये बात नहीं समझा पाए थे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इसको बाद में बात करेंगे हम लोग। सो अब ये चीज में आपने एक बात देखा बेटा कि यहां पर कुछ बीच में बात आ गई, नई नई बातें आ गई। क्या आ गई? एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपके लिए नई बात आ गई। तो आगे जो कहानी आने वाली है, मतलब आगे जो मॉडल आने वाला, उस पर जाने से पहले पहले मैं आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। और क्या एक्सप्लेन करूंगा? बीच में यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गई थी जो कि लाइट रेडिएशन से रिलेटेड है। लाइट रेडिएशन में वर्ड बहुत यूज कर रहा हूं, रेडिएशन रेडिएशन। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले क्या काम करूंगा, आपको जो लाइट रेडिएशंस होती है इसका डिटेल समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझाऊंगा। ये दोनों बातें जब हमारी पूरी हो जाएंगी तो फिर से हम मॉडल्स पे वापस आएंगे, जो नेक्स्ट जिस साइंटिस्ट ने मॉडल दिया होगा। तो अभी मॉडल को यहां पर होल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉडल बोर्स मॉडल है, उस पर नहीं जाएंगे, उससे पहले मुझे लाइट रेडिएशंस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि जो दो बात को लेकर रदरफोर्ड की खिंचाई हुई थी, पहले वो बातें तो सही से समझ लो कि क्या होती हैं बेटा। ठीक है ना? चलो, आप कुछ बात बोल रहे हो तो बोलो। क्लास कंक्लूड करने से पहले काफी टाइम हो गया बेटा, मेरी एनर्जी का लॉस हो चुका है, मुझे सोने जाना है भाई। ओह, क्या मैसेज कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुंजन ने कुछ कहा, व्हाइट रे प्रिज्म से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अरे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बन जाएगा विबग्य और बन जाएगा, चिंता मत कर गुंजन। चंदन कुमार सर, इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। अबे कहा मैंने बोल दिया बेटा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? अच्छा वो, अरे मेरा हाथ ऐसे ही चलता है बेटा, ऐसे। ओहो, ये कैसी बात है, फालतू बताओ, इसने पूछी है? किसने पूछा? चंदन? क्या चंदन? चंदन कुमार ने? चलो कोई बात नहीं, बट डाउट है तो पूछना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। चंदन कुमार पूछ रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घुमा रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है क्या ऐसे? अरे ले, ये मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ये तो कॉपी पे बना रहा है ना बेटा, ये 3D होता है पूरा का पूरा। अब अच्छा, तू इसको क्लॉकवाइज कह रहा है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज बोलोगे तो ये सब के पीछे जो आदमी खड़ा होगा उसको तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। कौन करेक्ट है बताओ? तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो खाली 2 डायमेंशनल चीजों के लिए हमारे लिए होता है, हमारे रेस्पेक्ट में होता है। जब हम साइंस के 3D की बात करते हैं बेटा, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई मीनिंग नहीं होता बच्चा, वो तो मैंने किसी भी डायरेक्शन में से घुमा दिया था। ठीक है चंदन, तेरा डाउट पूरा हो गया बेटा। रीनू क्या करेगी? सर मैंने सनलाइट ग्लास से पास कराएंगे तो वो स्प्लिट नहीं हुई। अरे हो जाएगी, पकड़ के मारना उसको। सनलाइट क्यों नहीं स्प्लिट हो रही है? ग्लास चेंज कर लेना बेटा, ग्लास चेंज कर लेना। अच्छा देखो, गुंजन ने तो थैंक्स बोल दिया, बाय बोल दिया। चलो अच्छी बात है बेटा। अभिषेक, गॉड ब्लेस यू बेटा, ठीक है। चलो बेटा, ओह बहुत हो गया।
जाने के लिए बेटा पहले वे फिर से बोल देता हूँ, वीडियो को मतलब लेक्चर को लाइक जरूर कर दिया करो बेटा जो है, ठीक है। आवाज भी फट गई, मुझे लग रहा है आज क्लास पढ़ाते पढ़ाते मेरी बारी हो रही है। बेटा लाइक जरूर कर दिया करो, मुझे अच्छा तभी लगेगा बेटा, लाइक जरूर किया करो। और बेटा एक बात फिर से मुझे बोलना पड़ा कि आप लोग अपने बाकी जो आपके बैचमेट्स या जो फ्रेंड्स हैं, जो आस पड़ोस के और बच्चे हैं बेटा, उनको बताओ बेटा क्लास के बारे में बच्चा, ठीक है। सो चलो बस इतनी बात बोलनी थी बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज क्या डे है हमारा, फ्राइडे है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर संडे को होगा। जो नए स्टूडेंट्स आए बेटा, 11th की क्लास वेंसडे फ्राइडे और संडे को होती है, वेंसडे फ्राइडे संडे को होती है 11th की क्लास। और 12th का लेक्चर होता है ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को, ठीक है बेटा। क्लास शार्प 8:15 पे स्टार्ट होती है बेटा, सबके सब आ जाया करो। और स्टडी मटेरियल के लिए बस बेटा 3 से 4 दिन और वेट कर लो आप लोग बेटा। सो ऐप पूरा तैयार हो चुका है, बस वो फंक्शन में पब्लिकली ओपन हो जाएगा 4 दिन के बाद, अगर कोई टेक्निकल एरर उसमें नहीं आई तो बेटा। अब टेक्निकल चीज मेरे हाथ में नहीं है बेटा, जो मेरी टेक्निकल टीम बोल देती है वो मुझे बेवकूफ बना देते हैं, मैं मान लेता हूँ हाँ भाई ठीक है ऐसा होगा करके। बट अब नहीं ज्यादा बेवकूफ बनाएंगे, मैंने उन लोग को टाइट कर दिया कि भाई फटाफट बना के दो, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सर बस 3 से 4 दिन का हमें बस एक ट्रायल करने के लिए दे दीजिए, फिर उसके बाद डन ये चीज, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू।